बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, आज आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा फिर इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए सब अपने दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुजफ्फराबाद का, क्योंकि ये पूरा डिवीज़न है और वहाँ पर लोगों ने हड़ताल की हुई है, लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, ख़वातीन, बच्चे, सब लोग सड़कों पर हैं, बुज़ुर्ग सड़कों पर हैं। और रावला कोर्ट की तरह वहाँ पर भी लोगों ने बड़े पैमाने पर बाहर निकल कर एहतजाज किया है। लोग शौकत नवाज़ मीर की आज़ादी के मुतालबात कर रहे हैं, जबकि जो उनके मुतालबात हैं उनके हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं। वहाँ गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार 2 दिन तक, और गोली और शेलिंग के नतीजे में कुछ लोग शहीद हुए हैं। अनकन्फर्म्ड इतलात है, अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी जो इतलात हैं उनमें जो पहली इतला आई थी उसमें 8 लोग शहीद हो गए थे मजीद, जबकि जो ज़ख्मी हुए उनकी तादाद दर्जनों है, यानी 40 से ज़ायद लोग बताए जा रहे थे कि जो ज़ख्मी हो गए थे। अब जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो कुल मिलाकर ये बताते हैं कि उनके 100 के करीब लोग शहीद कर दिए गए गुज़िश्ता 2 महीनों में, और इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर अलग से किया गया, उनके इलाज पे पाबंदी लगाई गई, उनकी खुराक को बंद किया गया, उनकी अद्वियात को बंद किया गया, अस्पतालों पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया, और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करके मनवाना चाह रहे थे, उनके मुतालबात भी तस्लीम नहीं किए गए। तो अब आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, सारे अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन पुरअमन इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, ये निज़ाम वोटर्स को कहाँ से लेकर आएगा, जो वोटर्स आकर वोट डालेंगे। क्योंकि वोट तो देखिए लोगों ने डालने हैं, वोट तो कोई हवा से तो आकर डालेंगे नहीं, कोई जन्नात तो वोट डाल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जन्नात से फॉर्म 47 जारी करवा देते हैं और जाली फॉर्म 47 के ऊपर अपने उम्मीदवार को जितवा देते हैं, लेकिन जो रियल वोट हैं या वोटर हैं, उनकी कतारें हैं, लोगों का जो जोशो खरोश है, वो कैसे बताएंगे। मुजफ्फराबाद में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की रिपोर्टिंग शायद मीरपुर डिवीज़न से ज़्यादा बेहतर होगी। हालात काफ़ी पतले हैं पोलिटिकल पार्टीज़ के। बिलावल ने बहुत सारे झूठे वादे किए और अभी एक नया लोगों को ट्रक की बत्ती है। पिछले जो इलेक्शन का मरहला था उसमें पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल पहले बिलावल ने कुछ लोगों को आसरे दिए थे, कुछ झूठे वादे दावे किए थे। अब दोबारा से उन्हीं वादों और दावों को दोहराया कि कश्मीर के अवाम की मुश्किलात फौरी ख़त्म होनी चाहिए, इंटरनेट और बैंकिंग बहाल होनी चाहिए। ये काम तो उसकी हुकूमत है, बिलावल की करता क्यों नहीं है। खाना और अद्वियात और ज़रूरी सामान उन तक पहुँचना चाहिए तो बिलावल की गवर्नमेंट है, बिलावल ये क्यों नहीं करता। तालीम, कारोबार, रोज़गार दोबारा मामूल पर आना चाहिए तो बिलावल क्यों नहीं करता। क्यों बिलावल ने वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाकर ऑपरेशन शुरू करवाया हुआ है। क्यों बिलावल ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार दिलवाया। क्यों बिलावल ने और उसकी जमात ने जो है इनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रख दिया। क्यों बिलावल और उसकी जमात ने जो है वो इतना घिनौना ऑपरेशन भी किया, और ये सारी ये हरकतें इनकी अपनी हुकूमत कर रही है और वफाकी हुकूमत इनका साथ दे रही है। आज़ाद कश्मीर असम्बली सच और मफामत के कमीशन के क़याम के हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है। तो ये बिलावल ने कहा जी हम मफामत करना चाहते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, हम कमीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लाशें भी गिराते चले जा रहे हैं। अब उसने कहा जी कि एहतजाज और कार्रवाई का सिलसिला फ़ौरन मुअत्तल हो, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, हर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा और यही कश्मीर में अमन का रास्ता है। अगर आप सब इत्तफाक करते हैं 2 अगस्त को, यानी आज के दिन में तीर पर मोहर लगाएं। ये बिलावल ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। ये नहीं सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसे, तो वोट के लिए बिलावल का ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दिया। DG ISPR ने कश्मीर के बारे में जो बातें की थी, अब कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से उसके ऊपर जवाब आ रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी ने कुछ चीज़ों पर जवाब दिया। एक तो उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का जो DG ISPR ने हवाला दिया, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसे खुशाइन करार देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर का मसला पूरा हल किया जाए। यानी आज़ाद और जम्मू कश्मीर जो सारा का सारा एरिया है जो इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, इस सारे का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के जरिए से किया जाए। लेकिन वो कहते हैं साथ ही पाकिस्तान का हिस्सा जब इन्होंने कश्मीर को करार दिया DG ISPR ने, तो ये फैक्चुअली गलत है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये एक अलग और मुतनाज़ खित्ता है और एक अलग रियासत है, जिसके शहरियों ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है, या उन्होंने अपना एक आज़ाद मुल्क रखना है। तो एक्चुअली तो वो ये सिचुएशन है। वो कहते हैं जी आप इसको गड़बड़ ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने बदतरीन हालात पैदा किए थे मकबूजा कश्मीर में, गुज़िश्ता 2 माह से आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए वो भारत के पैदा करदा हालात से भी ज़्यादा बदतर है। आप कहते हैं जी कि लाडला बच्चा है आज़ाद कश्मीर। उन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर एक अलग रियासत है, हमारा कोई बाप नहीं है, तो हम किसी के लाडले बच्चे नहीं हैं। ये आज़ाद कश्मीर के अवाम तय करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है या नहीं। अगर वो ये इल्हाक करते हैं तो हमें उसमें बड़ी खुशी होगी, हम अवाम की खुशी में खुश रहेंगे। फिर नाज़रीन किसी को इसके ऊपर बात भी नहीं करने देते। DG ISPR जो है उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग तो दे दी, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को बाउंड भी कर दिया जाता है, मीडिया बेचारा बात ही नहीं कर सकता। अब तलत हुसैन ज़दा साहब ये हमेशा से जर्नैलों के बड़ा करीब रहा, एस्टेब्लिशमेंट के। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर रहा और हर दौर में ये जर्नैलों के या एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक के अंदर रहा तलत हुसैन। जब भी ज़्यादा ताल्लुकात जो तलत हुसैन ने बनाए अपनी लाइफ में वो जर्नैलों के साथ बनाए, और फिर जर्नैलों की फेवरेट जमात
PMLN के साथ भी तलत हुसैन ने अच्छे ताल्लुकात बनाए। इमरान खान का ये हमेशा से बुग़्ज़ में मुब्तला रहा और हमेशा से इमरान खान का दुश्मन रहा। तो हमेशा जब भी ऐसा लगता था कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की लड़ाई होती है तो तलत हुसैन के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाती थी और वो कोशिश करता था कि इन दोनों के बीच में सुलह हो जाए। तो तलत हुसैन के जो अल्फाज हैं जो उसने प्रोग्राम किया, मैं हैरान हो गया था कि वो गिनकर बता रहा है कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें 20,500 अल्फाज कह रहा था कि इस्तेमाल किए। आप अंदाज़ा करें कि अब असल मुद्दे पे बात नहीं करते, साहब बात कर ही नहीं सकते, डर लगता है बोलते हुए, साहब बहादुर नाराज़ हो जाते हैं और घर से उठा लेते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, फैमिली को भी नुकसान होता है, कारोबार बंद कर देते हैं, आपके घर में कोई काम नहीं कर सकता, चाहे आपके घर में कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी भी हो वो भी नहीं खेल सकेगा, चाहे वो किसी भी मैदान का हो। तो ये तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जब आपका बहुत बड़ा सहाफ़ती नाम हो और आपकी औकात ये रह जाए कि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से अल्फाज गिनेंगे कि जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने कह दिया, वो हमें बताएगी कि DGISPR की जो पूरी प्रेस ब्रीफिंग है उसमें टोटल कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए, तो जनाब पता चला 20,500 से ज़ायद लगभग 21,000 के करीब अल्फाज इस्तेमाल हुए। इतने घंटे इतने मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही, इसमें 18 के करीब टॉपिक्स जो हैं वो छोटे और बड़े वो डिस्कस हुए, लेकिन जो डिस्कस हुआ उसके कंटेंट पे जो सख्त सवाल आते हैं वो सवालात नहीं उठाए जाएंगे। यानी टाइम ज़ाया करना है अपना ऑन एयर का, तो वो इन चीज़ों में कर देते हैं। ये बड़े घाघ लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, पुराने लोग हैं, इन्हें पता है कि टाइम कैसे ज़ाया करना है और ये एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हर दौर में ये एस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत भी रहे हैं, उनकी गुड बुक्स में भी रहे हैं और अपने आप को सहाफ़ी साबित करने में भी कामयाब होते रहे हैं। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है अभी भी एक चीज़ की गलत फहमी है। इस पर ना बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट, बहुत सारे तजियाकार, वो लगातार ये बता रहे हैं कि आसिम मुनीर इस सिस्टम की जगह एक नया सिस्टम लेकर आना चाहते हैं। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस गलत फहमी का शिकार है कि हम तो बड़े मकबूल हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका हमने साथ दिया इनकी वजह से हम गैर मकबूल हो गए। ये वक्त चला गया, ये 2022 की बात है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि वो नवाज शरीफ को और जरदारी को सपोर्ट करेंगे। तो उस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के या जर्नलों के इसलिए खिलाफ हो गए कि यार आप ऐसे नालायकों को, नकम्मों को और चोरों और डाकुओं को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो क्योंकि आप इनको सपोर्ट करने जा रहे हैं इसलिए लोग इनसे नाराज हो गए और इनकी मकबूलियत में काफी कमी आई। लेकिन अब पुलों के नीचे से बहुत पानी निकल गया। अब लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी इतने बड़े कसूरवार नहीं है जितनी बड़ी कसूरवार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या ये जर्नैल जिनके कंट्रोल में सारा निजाम है, जितने बड़े जिम्मेदार ये हैं हर खराबी के। अब पाकिस्तानियों की सोच बदल गई है, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है क्योंकि हमने इंडिया से लड़ाई जीती है, हम कोई ना कोई गेम डाल देंगे तो पब्लिक हमें माफ कर देगी, ये सियासतदानों की वजह से हम गंदे हो रहे हैं। अब देखें ना, जब आपके आसपास से खुशामदी होते हैं ना तो वो आपको ऐसी बातें बताते हैं, फिर आपको लगता है कि शायद आप बड़े मकबूल हैं, ये तो सियासतदानों ने आपको गंदा किया हुआ है। ऐसा होता है, इस तरह की गलतफहमियां हो जाती हैं और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अभी भी ये गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि वो खुद आ जाएंगे या कोई और निजाम ले आएंगे तो लोग कबूल कर लेंगे। वैसे भी लोगों की इनको कोई ज्यादा परवाह है नहीं। तो मोहसिन नकवी ने जो ताजरों को पैगाम दिया, मोहसिन नकवी के जरिए से एक्चुअली वो पैगाम आसिम मुनीर साहब का ही था, वो जो दिया गया ताजरों को, तो उन्होंने अपनी इंटेंट शो की है। उसके बाद नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इसहाक डार ने, मरियम नवाज ने और दो चार लोग हैं इनके अपने किचन कैबिनेट के, इन्होंने बैठ के एक मीटिंग भी की है, उसके बारे में भी खबर आई है। जबकि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, ये दो बहुत करीबी लोग हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इन्होंने बाकायदा मोहसिन नकवी को चैलेंज भी किया, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। राना सनाउल्लाह ने ताना देते हुए कहा कि जिस निज़ाम की तुम खिलाफ बात कर रहे हो उसी निज़ाम में आपने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर दिया। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की बात DGISPR ने की तो उसका तो एक पॉइंट सिर्फ फौज ने पूरा करना था और बाकी 12 पॉइंट तो वजारत दाखिला के अंडर थे। तो आपने उन 12 नुकात के ऊपर कुछ नहीं किया, तो आपकी बैड गवर्नेंस तो आपकी है कि वजारत दाखिला ने अपना काम नहीं किया और मोहसिन नकवी साहब अपना काम करें। उनके ऊपर तनकीद हो रही है। पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा मुतालबा कर दिया कि मोहसिन नकवी इस्तीफा दे और बड़ी सख्त तकारीर मोहसिन नकवी के खिलाफ की। अब देखना यह है कि PMLN कब खुलकर सामने आती है। लेकिन ये खबरें मार्केट में चलाई जा रही हैं कि कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत ये लेकर आ जाएंगे या कोई कौमी हुकूमत बनाने की ये कोशिश करेंगे या कोई सदारती निज़ाम ये लेकर आना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का नाम लिया जा रहा है, शायद वज़ीर आज़म इसको बना दिया जाए। तो ये कुछ ना कुछ इस तरह का मंसूर अवान जो अटॉर्नी जनरल है उसका भी कोई नाम ले रहा। देखिए बात यह है कि आप निज़ाम जो मर्जी लें, लोग नवाज शरीफ और जरदारी से बड़ा कसूरवार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मानते हैं। मैंने एक सर्वे करवाया ना, मैंने लोगों से पूछा कि आप ये बताएं कि मौजूदा खराबियों का जिम्मेदार कौन है, बड़ा जिम्मेदार कौन है, नवाज शरीफ, जरदारी या फील्ड मार्शल। तो लोगों ने जो पहला 1-1.5 घंटे का सर्वे था उसमें वन साइडेड जा रहा था, पूरा का पूरा सर्वे वन साइडेड जा रहा था। 95% से ज्यादा लोग वो खड़े हुए थे आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और नवाज शरीफ और जरदारी के साथ। लेकिन फिर एकदम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पड़ती है और एकदम बहुत सारे वोट पड़ते हैं और एक ही तरफ के वोट पड़ते हैं। ये वो वोट हैं जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बेचारे मासूम सिपाही, बेचारे मासूम लोग, कमजोर लोग जिनका पॉलिसी बनाने में कोई किरदार नहीं है, उनके अकाउंट्स बनवाए गए थे
और उन्हें जब ऑर्डर दिया जाता है तो वो एक साथ शुरू हो जाते हैं बेचारे। तो इन्होंने फिर बॉट शॉट लगा के कोशिश करके इन्होंने उसको मैनेज करके थोड़ा बहुत फेस सेविंग लेने की कोशिश की है। तो वो अब इस बात के ऊपर बजिद है कि नहीं, हमें लोग प्यार करते हैं, असल में इन सियासतदानों की वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं। ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने या आसिफ जरदारी ने खड़े होकर डी चौक में गोली नहीं चलाई थी, ना उन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, ना वो ये बात मानते हैं। वो कि उनके ऊपर एफआईआर करवाने की कोशिश की गई, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे साथ ये नवाज शरीफ ने किया या जरदारी ने किया। वो हमेशा कहते हैं ये मेरे साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया, मेरी बीवी के साथ जो जुल्म हुआ वो सब कुछ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बदला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेना है, क्योंकि ये जिम्मेदार होंगे। ये इमरान खान साहब भी कहते हैं, ये बेशुमार और लोग कहते हैं। ये गलतफहमी जो है ना, ये कोई नया तजुर्बा करेंगे तो इनकी दूर होगी। और मुझे भी ऐसा लगता है, बहुत सारे और लोगों को भी ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में ये कोई नया तजुर्बा कर बैठेंगे, क्योंकि ये 2-3 साल के बाद ना इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये हर 3 साल 4 साल के बाद एक नया तजुर्बा करना चाहते हैं और अब दोबारा से वो इसी तरह का कोई नया तजुर्बा करने जा रहे हैं। नादरीन, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मुराद सईद साहब ने अब एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ। ये स्टेटमेंट आप देख लें। इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट खोलूँ, एक खबर आपको मैं और दे देता हूँ कि बड़े पैमाने पर कश्मीरियों को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस को ये ऑर्डर मिल गए थे और चंद सहाफ़ियों को ये इन्फॉर्मेशन मिली और सहाफ़ियों के जो ग्रुप्स हैं उनमें ये बातें फैला दी गई कि जिस सहाफ़ी ने भी कश्मीरियों के एहतजाज को कवर किया है वो फौरी तौर पर गायब हो जाए, क्योंकि अब उनके ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है। रज़ी ताहिर साहब को मौका नहीं मिला, उनके दफ्तर के ऊपर छापा मारा, बड़ी बदतमीजी की, तोड़फोड़ की, सामान उठा लिया, रज़ी ताहिर को उठाकर ले गए। उनके साथ और लोग थे, उन्हें भी जबरी तौर पर वहाँ पर उठाकर ले गए, गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह जो है सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ भी यही सारा कुछ किया गया। अब बिलावल इंसानी हकूक़ का चैंपियन बनता है, वो एक मरतबा बोले तो सही कि सेनेटर मुश्ताक को छोड़ो, वो इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी सामान लेकर आज़ाद कश्मीर आना चाहता है, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। ये आज के इलेक्शन में वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे और कल से दोबारा इनके पास डंडे वाली जमहूरियत और ब्रूट मेजॉरिटी आ जाएगी। जो इनकी औकात है एस्टैब्लिशमेंट के तस्मों के साथ बंद के जूते पॉलिश करने, ये अपनी उस औकात पे वापस चले जाएंगे। भारत कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, खासतौर पर जो कश्मीरी सहाफ़ी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और जो कश्मीर के मामलों को रिपोर्ट करते हैं उन सबको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस जाली इलेक्शन के बाद एक और बड़ा क्रैकडाउन करने का मंसूबा है। और क्योंकि देखें तीसरे मरले में एक बड़ा खौफनाक एरिया है जहाँ पे इलेक्शन होना है, पुंछ वाला एरिया, तो उस पर बहुत फटा होगा और उससे पहले वो चाहेंगे कि पूरा एरिया क्लियर किया जाए। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। इमरान खान साहब के हवाले से मुराद सईद ने जो स्टेटमेंट दिया वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने। उन्होंने कहा जी इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक इतलात की अगर तस्दीक नहीं की जा सकती, हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है, तो तरदीद का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अगर कोई सहाफ़ी ये कहता है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, तो आप तरदीद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे आप पता करें कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। तो जब इनसे किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, पिछली दफ़ा जब आंख का मसला आया तो ऐसे ही तरदीद की जाती रही और इसको डिस्ट्रैक्शन कहा गया, लेकिन फिर बिनाई के शदीद मुतासर होने की खबर भी तस्दीक हो गई। यानी असदुल्ला खान साहब ने जब खबर दी, सब लोग कहते थे झूठ है, झूठ है, झूठ है। मैं आपको कह रहा था कि ये आदमी ऐसे खबर नहीं देता, वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उसने कोशिश की होगी पूरी। खबर किसी की भी गलत हो सकती है, लेकिन वो बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। तो वो खबर असदुल्ला खान साहब की बाद में ठीक साबित हुई। पहले भी लोग कहते थे डिस्ट्रैक्शन है, आपकी तवज्जो उठा रहे हैं। वो कहते जब मुलाकात ही नहीं हुई तो काबिल एतमाद मुआलिजीन तक रसाई ही मुयसर नहीं है, तो तरदीद, झूठ और प्रोपेगेंडा करार देने की बजाय क्यों ना तमाम तर की आदत इमरान खान को ज़ाती डॉक्टर की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल करने के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करें। अगर मुतल्लिका लोग इतने ही काबिल भरोसा और हमदर्द हैं तो इनकी आंख कैसे ज़ाया हो गई, अभी तक इलाज क्यों नहीं करवाया गया, और अब तसल्ली देने की बजाय ज़ाती डॉक्टर से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। यहाँ जाली प्लेटलेस रिपोर्ट्स पर तूफान खड़ा किया जाता है, लेकिन इनकी बिनाई के मामले पर इतनी शदीद गफलत के बाद अब मजीद ऐसी खबरों पर खामोशी मुजरिमों की सहूलतकारी है। क्योंकि देखें ना, इसमें बैरिस्टर गौर ने स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है और मुझे इस बारे में पता है, मैंने पता करवा लिया, तो आप इस पर फिक्र ना करें, प्रोपेगेंडा है, इस पर आप कान ना धरें। तो मुराद सईद कह रहे हैं कि आंख के मामले में भी ऐसी हमें तसल्ली दी गई थी, बाद में पता चला उनकी आंख ज़ाया हो गई। तो ये क्यों इस किस्म की तसल्ली हमें दी जाती है? तसल्लियाँ देने की बजाय या ये कहने की बजाय कि इन खबरों की कोई सदाकत नहीं है, बाद में भी खबरें सच निकल आती हैं बाद औक़ात, तो आप ताकत का इस्तेमाल करें, जोर लगाएं, आवाम को निकालें, दबाव डालें और इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में अस्पताल पहुँचाएँ। ये उनका लुबे लुबाब है। नादरीन, ये एक मैं वीडियो देख रहा था, ये हंगू में जो अटैक किया, ज़िला हंगू में तालिबान ने जो अटैक किया था टीटीपी ने, उसमें पुलिस एहलकारों को वो उठाकर भी ले गए थे और 22 पुलिस एहलकारों को वो साथ ले गए थे। 17 पुलिस एहलकार वहाँ पे शहीद हो गए थे, डीएसपी समेत। ये बड़ी जिदारी से लड़े भी थे। 31 लोग जो है वो जख्मी थे और छोटा बड़ा असला भी सारा वो अपने साथ ले गए थे। अब ये वीडियोज़ आ रही हैं कि कबायली माहिदीन गए, उन्होंने कहा ये पुलिस वाले छोड़ दें, तो वो पुलिस वालों को कबायली माहिदीन के कहने के ऊपर छोड़ा गया और इस बात की जमानत ली गई कि आइंदा ये लोग पुलिस की नौकरी नहीं करेंगे।
और फी पुलिस एहलकार को तालिबान ने, ये वीडियो के अंदर नजर आ रहा है, 10-10 हज़ार रुपये का खर्चा भी दिया। पुलिस वाले वहां से निकलते वक्त तालिबान से गले मिलते रहे और उनसे माफ़ी भी मांगते रहे। और जनाब ये हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ था ये वही वाले पुलिस वाले हैं। तालिबान ने अपने मौके में बताया कि ये काविश इस बदले का तसलसल था कि ज़िला टांक में हमले के बाद हमारे मुजाहिदीन की बेहुरमती की गई, उनकी लाशों को जलाकर चौराहे में अवाम के लिए रखा गया था, तो ये हमने उसका बदला लिया था। ये टीटीपी ने मौक़िफ़ दिया और उमर पश्तीन ने ये जनाब वीडियो और इसके ऊपर ये सारी खबर जारी की है। ये है नाज़रीन हालात पाकिस्तान के, और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करनी है सियासत, क्योंकि उन्हें सियासत से फुर्सत ही नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।